अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज हमारा प्रोग्राम ज़रा थोड़ी सी देर के साथ शुरू हुआ है क्योंकि आपको मालूम है कि फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन शहरी रहमान साहिबा ब्रीफिंग दे रही थी। आज कैबिनेट का इजलास था लाहौर में और उस पर वो जो फैसले हुए हैं उनके हवाले से हमें बता रही थी। इस पर आज हम तफसील से भी बात करेंगे, साथ साथ हम कुछ और टॉपिक्स पे भी बात करेंगे, लेकिन हमारा ये एक्सटेंडेड वर्जन होगा। आज हमारा प्रोग्राम चूँकि थोड़ा सा लेट से शुरू हुआ है तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे 10 से 11 वाले हमारे जो सेगमेंट है उसमें भी। तो आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा और हमें देखते रहिएगा, मुख्तलिफ इशूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक बड़ा पर्टिनेंट पैनल मौजूद है। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन जनाब काजी सुल्तान महमूद साहब का। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सदीकुल फारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान है, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं फाइव बैंड स्पीकर हारून रशीद साहब और मुमताज सहाफ़ी और कॉलम निगार हैं। थैंक यू वेरी मच हारून साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी आपने देखा कि मुख्तलिफ फैसलों का ऐलान हुआ है जिसमें जो मैं जल्दी जल्दी नोट कर सका हूं उसमें यह भी है कि 2030 तक यानी 2030 तक 20,000 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा की जाएगी। एक साल यानी जो कमिंग ईयर है इसमें 3,000 मेगावाट बिजली बनाने के इंतजाम किए गए हैं। अफगान सदर के बयान जो आपको मालूम है पिछले दिनों में खासे थोड़े से वो जिनको अंग्रेजी में कहते हैं गॉन नट्स, तो उस तरह के बयान के ऊपर मजम्मत की गई है उनकी, और पड़ोसी ममालिक के साथ अगरचे ये कहा गया है कि वो ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं। काबीना के इजलास के बारे में यह भी कहा गया है कि बाकी दारुल हुकूमतों में भी ये हुआ करेगा और जो सूबाई दारुल हुकूमतें हैं उनमें। और गंदम को जखीरा करने के हवाले से गंदम आपको मालूम है कि खासा बड़ा इशू बना हुआ था। एक डिटेल्ड डिस्कशन हुई है और कहा गया है कि पूरे मुल्क में एक प्राइस रखी जाएगी गंदम की काश्त और बाकायदा मॉनिटरिंग का एक निज़ाम जो है वो वज़ा किया जाएगा। फिर बाकी जो तफसीलात हैं, बेनज़ीर साहबा का जो एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उनके नाम पे बनाया गया है उसकी तफसीलात कहा गया है कि 19 तारीख को वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कौम से खिताब के दौरान कहेंगे और बताएंगे हमें कि उसकी तफसीलात क्या हैं। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मज़ीद कानून साजी का ऐलान किया गया है और कीमतों के कंट्रोल के लिए कहा गया है कि प्राइस मैकेनिज़्म इवॉल्व किया जाएगा। और शहरी साहबा ने यह भी कहा कि जहाँ पे हुकूमत की रिट चैलेंज होगी वहाँ पे ऑपरेशन होगा, एक्शन होगा और हुकूमत ऐसे बैठी नहीं रहेगी। ये तमाम चीज़ें हैं, अभी मज़ीद तफसीलात भी आपके सामने हम शेयर करेंगे और बताएंगे। लेकिन टू स्टार्ट विद काजी साहब से बात करते हैं। काजी साहब, आज जो कैबिनेट का इजलास था ये इस माहौल में हुआ है कि लोगों को बहुत तवक्कुआ थी कि जो कैबिनेट है आज उनके इशूज़ को एड्रेस करेगी। आप समझते हैं कि वो तवक्कुआत आज पूरी हुई होंगी? जी बहुत अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त बहुत बड़ा जो अवाम के लिए मसला है वो लोड शेडिंग का है। बिजली पाकिस्तान में लोगों को बहुत तंग किया हुआ है, ना सनतें चल रही हैं, ना लोगों का चैन आराम जो है वैसे भी गया हुआ है। तो ये जो प्लानिंग है सबसे बेहतर तो इसको करना चाहिए कि लोड शेडिंग के बारे में कि बिजली पैदा होनी चाहिए। पिछले 10 साल में तो 1 मेगावाट बिजली का बंदोबस्त नहीं किया गया। चनाचे ये जो उन्होंने प्रोग्राम दिया है इसमें बड़ी अच्छी बात है कि बिजली का लोगों को ये रिलीफ मिलेगा। ये जहन में बात समाएगी कि कम अज़ कम अगले साल तो कम हो जाएगी। तो ये एक अच्छा है। दूसरा मोहतरमा के जो फूड के मामले में है वो अगले महीने चूँकि यूटिलिटी स्टोर खोल रहे हैं तो 1,000 रुपया हो या 1,500 रुपया हो, ये भी बहुत बड़ी रिलीफ है। तो मैं समझता हूँ कि जितनी बातें आपने पढ़ के सुनाई हैं ये मौजूदा हालात के अंदर ये बहुत अच्छी इजलास की ये कार्रवाई है, बहुत अच्छा रिलीफ आप समझते हैं कि मिलेगा? बहुत ही अच्छा। सदीकुल फारूक साहब, रिलीफ की जब बात आती है तो साथ ही हम देखते हैं कि आज जो कैबिनेट का इजलास था उसमें चंद हफ्ते पहले तक आपके अहबाब भी वहाँ पे मौजूद होते थे, आज आप वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। तो इस सूरत हाल में जो रिलीफ की एक एक्सपेक्टेशन है लोगों में, वो आप समझते हैं कि एक ऐसी कैबिनेट के जो कि उस तरह फंक्शनल नहीं है जिस तरह कि 100% जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि आपके वज़रा वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो सारा बर्डन उन वज़रा पे आ गया है जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इस सूरत हाल में कैसे एक कैबिनेट जो है वो फंक्शनल हो सकती है, कैसे डिलीवर कर सकती है? हाँ, कसाना साहब शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि तमाम इख्तियारात वज़ीर आज़म और इस काबीना के पास हैं और हम एक शर्त के तहत काबीना में शामिल हुए थे। वो शर्त पूरी नहीं हुई तो हम काबीना से आ गए हैं। उससे पहले भी हमने यही कहा कि हम आपके साथ हैं, आप अपने प्रोग्राम के मुताबिक, हम काबीना में नहीं आएंगे, आप अपने प्रोग्राम के मुताबिक लोगों के मसाइल हल करें। तो कल हमारे कायद जनाब नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर बताया है कि
ये आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत जोर देने पर हम लेकिन मशरूत आए थे। अब इख्तियारात उनके पास हैं, काबीना मौजूद है, एक से ज़्यादा काबीना जो हैं वो कैबिनेट के स्लॉट्स जो हैं वो एक एक मिनिस्टर के पास हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फेडरल सेक्रेटरीज जो हैं रेस्पेक्टिव उनके साथ भी मामला चला सकते हैं। असल मसला जो इस वक्त इस कौम को दरपेश है और जिसकी वजह से बहुत से सवालात उठ रहे हैं, हमें जो है अब SMS आने शुरू हो गए हैं वगैरह, वो ये है कि इस्तेहकाम होना चाहिए। और वो अदम इस्तेहकाम की सबसे बड़ी जो अलामत है वो ये है कि आइन बहाल नहीं है, और जिसके पास अदम इस्तेहकाम पैदा करने की ताकत है वो साहब मौजूद हैं, बावजूद इससे कि उन्होंने 8.5 साल में डिलीवर नहीं किया। यहां तक कि जो इक्तिसादी पॉलिसियां जिनका वो भी बार बार बड़े फखरिया अंदाज में ऐलान करते थे कि हमने इक्तिसादी मैदान में बड़ी कामयाबियां हासिल की, अब उन्होंने रिकॉर्ड पर कहा कि मैं 4 दफा साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज को टेलीफोन कर चुका हूं कि आए और अपनी इक्तिसादी पॉलिसियों का दिफा करें, लेकिन वो नहीं आ रहे। तो उनकी इक्तिसादी पॉलिसियों का अब जो अवाम पर असर हुआ वो ये हुआ कि एक तो एनर्जी क्राइसिस हुआ, और एनर्जी क्राइसिस आपको मालूम है कि आपकी इंडस्ट्री, आपकी ज़राअत, आपकी कॉटेज इंडस्ट्री, उसके लिए ये शाहरग की हैसियत रखता है अपना एनर्जी, बिजली, ये चीज़। दूसरी जो बहुत बड़ी बात है कि आपकी ज़राअत, जो आपकी पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो ज़राअत के लिए दुनिया में बेहतरीन ज़मीन है, यहाँ दुनिया का बेहतरीन जो है वो नहरी निज़ाम है, उसके बावजूद ऐसी पॉलिसियाँ इख्तियार की गई कि हम अपने खाने पीने के लिए मोहताज हो गए। यहाँ गंदम की शार्टेज पैदा की गई, और जहाँ तक मैं इस सिलसिले में कहता हूँ, और मैंने तो ये रेफरेंस फाइल कर रखा है कि ये जानबूझकर पैदा की गई पाकिस्तान को अनगवर्नेबल बनाने के लिए, कि पाकिस्तान को गोया एक ऑक्सीजन टेंट में रखे। स्टॉप यू राइट हियर। मुझे एक चीज जरूर बताइएगा, आपने कहा कि पाकिस्तान को अनगवर्नेबल बनाने के लिए एक साजिश की गई ना? जी जी। आपने उस साजिश को अनडू करने के लिए और पाकिस्तान को गवर्नेबल बनाने के लिए आपको तो पीपल्स पार्टी का शरीक बन जाना चाहिए। चले, अपने जो आपके मुतालबात हैं उनको रखते हुए साथ साथ आप कम से कम, अभी समझ नहीं आती कि आप ऑपोजिशन में हैं या आप हुकूमत में हैं। आप अच्छी बात कुछ समझ नहीं आती जी। मैं आपको समझाता हूँ, समझाएं। हम कहा काजी साहब को जरा समझाएं। ये जो अनगवर्नेबल बन, ये इस वजह से बना है पाकिस्तान, एक तो पहले और एक उसके बाद मैंने कहा इंस्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो मौजूद है। उसके लिए ये जरूरी था कि 2 काम हो जाते, एक कि हम अदलिया बहाल कर देते उसी ऐलान बूरबन के मुताबिक, दूसरा कि हम इम्पीच कर देते इस इंस्टेबिलिटी के सबसे बड़े फैक्टर को। अब हम जब ये कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के जरिए सब ये बात करेंगे, तो उसमें 2 चीजें हैं। एक ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज कौमी असम्बली और सेनेट से अलग अलग पास होना है, और आसिफ अली जरदारी साहब भी ये कह चुके हैं कि सेनेट में तो हमारी 2/3 अक्सरियत नहीं है, तो इसका मतलब है हम कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज थ्रू नहीं करा सकते। ठीक है, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो 2 आपके इश्यूज थे वो एड्रेस हो जाते। मैं साहब आपकी तरफ आता हूं, लेकिन हारून साहब मुझे ये जरा बताइएगा कि सिद्दीकुल फारूक साहब ने कहा है कि प्रेसिडेंट साहब की वजह से ये तमाम मामला जो अभी तक चल रहे हैं, अभी जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, आपकी गहरी नजर है, इज द प्रेसिडेंट स्टिल रेलेवेंट? क्या वो इस काबिल हैं अभी भी कि वो तमाम जो चीजें हैं उनको बैक टू स्क्वायर वन ले जाएं, या इस हद तक, जिस तरह वो कह रहे हैं कि अनगवर्नेबल हो सकता है मामला, क्या वो इस हद तक पावरफुल अभी भी हैं? ये सवाल नहीं है किसान साहब, सवाल यह है कि रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है, इस पर बहस करने की क्या जरूरत है? कोई छोटा या बड़ा, उसको हटा देना चाहिए। उनको एक ऐसी असेंबली ने सदर मुंतखब किया है जिसकी अपनी मुद्दत खत्म हो रही थी। दुनिया में ऐसा कभी होता नहीं, बहुत सादा बात है, इसमें पेचीदगी तो कोई नहीं है। अब धौंस से वो बैठे हुए हैं, और जिन अवामिल की वजह से बैठे वो भी आपको पता है, उसको हटाएं और जजों को बहाल करें। ये तो 72 घंटे से ज्यादा का काम नहीं था, ये तो लैक ऑफ डिसीजन है। जो फैसले करते हैं, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी है, आप समझते हैं? लैक ऑफ डिसीजन है जी, अहलियत ही नहीं है। देखिए, गुजारिश यह है कि अमन अमान के लिए तो पैसा नहीं चाहिए ना। मियां नवाज शरीफ के दौर का सिद्दीकुल फारूक साहब को याद होगा, वाकया था लाहौर में डकैतियां बहुत शुरू हो गई, तो उन्होंने 12 रुपए मांगे आईजी ने, तो गवर्नर मियां हाजिर होते थे, उन्होंने कहा 12 रुपए की भी जरूरत नहीं है, बिल की जरूरत है। पैसों से फर्क तो पड़ता है कि भाई अगर वसाइल ज्यादा हो। और उसके बाद वो उनके सपुर्द किया गया, चीजें बेहतर हो गई। उन्होंने कुछ इंटेलिजेंस अफसरों को लगाया, मालूमात जमा की, जो बारसूख लोग थे अपनी ही पार्टी के भी उसमें लोग पकड़ लिए। फैसले करने की अहलियत नहीं है। ठीक है, मैं कैसे से पूछूं, कैसे फैसले करने की अहलियत नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है, क्या मसला क्या है? इतने बड़े ये जिस तरह सारा कोलिशन का मामला जो है वो 2 इश्यूज के ऊपर आके अटक गया है,
और वो कहते हैं कि जी ये इश्यूज जो आपने पहले एग्री किया था, प्रॉमिस किया था, आपने अभी तक पूरे कर दिए होते तो ये मामला ना फेस कर रहे होते। नहीं, ये पॉलिटिकल विल अगर ना हो तो फिर तो सीधी सी बात होती है कि आप मुशर्रफ को ऑन कर लेते हैं। जब हम बार बार कहते हैं कि मुशर्रफ की अब ज़रूरत नहीं है, चेयरमैन ने हमारे ने कहा कि मुशर्रफ जो है वो उनको अब चले जाना चाहिए, मुआवजा भी उनका हो सकता है। अब लेकिन ये अपने वहाँ पर अपने नंबर भी देख रहे हैं कि मुशर्रफ का जाना जो है, ये मुआवजा करना ये इतना आसान अगर हो कि आपके पास नंबर पूरे, किसकी गारंटी है कि MQM आपका साथ देगी? सब कह रहे हैं 72 घंटे में इस तरह नहीं, कहने की ये तो ये तो बातें है ना कहने की। इनका तो अपना विजन है, ये अपनी एक सोच होती है। पीपल्स पार्टी को बदनाम करने के लिए ये इनका एक तरीकाकार है। पीपल्स पार्टी को बदनाम करने के लिए फितरत में है, हमने किया था, इनकी तो आदत में है कि पीपल्स पार्टी की मुखालफत करनी है। ऐलान बोरबन मैंने किया था, लेकिन बोरबन ऐलान बोरबन की बात नहीं है, ये सदीकुल फारूक की बात नहीं है। हमने तो रहा इस बात का तल्लुक, तो जहाँ तक सदीकुल फारूक साहब का तल्लुक है, ये अगरचे अब मरकजी हुकूमत में नहीं है, लेकिन बड़ा सूबा पंजाब है, वो पंजाब में है। और अगर आप पिंडी में जाकर देखें तो इनके MNA MPA इनकी मर्जी के बगैर एक थानेदार नहीं हिल सकता, पटवारी तक नहीं हिलता। कोई पीपल्स पार्टी के किसी MNA MPA की बात वहां नहीं सुनी जाती। तो हुकूमत किसकी हुई? हुकूमत में है और साथ ये कह अपोजिशन में भी है। मैं तो नहीं समझता तो ये सिर्फ बातें सिर्फ करते हैं कि जजेस मैं तो ये कहता हूँ सदीकुल फारूक साहब मेरे बड़े, मुझे मुस्लिम लीग में 2-4 आदमियों ने अट्रैक्ट किया है, सिर्फ 2-4 ने, कि जो जदोजहद कर सकते हैं, जो मुकाबला कर सकते हैं। बाकी तो वर्दी उतरने के बाद शेर बनते हैं। जब तक किसी डिक्टेटर की वर्दी हो मजाल नहीं की जरूरत पड़े। लेकिन सदीकुल फारूक उनमें थे जिन्होंने वर्दी के होते हुए डट का मुकाबला किया। पर्सनल कॉम्प्लीमेंट आप उनको दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये हुकूमत में है, कंपनी की मशहूरी के लिए कह देते हैं कि नहीं है। क्यों जी? सदीकुल फारूक कंपनी की मशहूरी क्यों चाहते हैं? मेहरबानी की ये बात है कि कंपनी की मशहूरी क्यों चाहते हैं? जी, हर चंद कहें कि है नहीं है वाली बात है। दो बातें हैं। काजी साहब ने एक बात ये फरमाई है कि अगर MQM साथ न दे तो हम इम्पीच नहीं कर सकेंगे। देखिए, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और इनके जो अलाइज हैं, इन्होंने पहले ये फरमाया था कि जी ANP हमारा साथ नहीं देगी। ANP ने दूसरे दिन तरदीद की, उन्होंने कहा हम तो मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा इम्पीचमेंट के हक में हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम भी इम्पीचमेंट के हक में हैं। तो ये चारों पार्टियां मिलकर 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा रखती हैं जॉइंट सिटिंग में। यानी ये जो इम्पीचमेंट है ये कौमी और सूबाई कौमी और असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास, जमात इस्लामी के सेनेटर भी साथ देंगे। तो इसमें तो हमें 2/3 अक्सरियत से ज्यादा की सपोर्ट हासिल है। ठीक है जनाब। अब नंबर्स आर इन फेवर, बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं, बल्कि ये 7 आदमी ज्यादा है यार। बल्कि ये जो बात है ना जी, मुझे आप अर्ज करने दें, बल्कि जो ये मैंने अर्ज किया था ना कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है वो सेपरेटली अगर सेनेट में जाए तो इम्कान पैदा हो सकता है। लेकिन जब मुशर्रफ नहीं होंगे, जो डिफेक्टिव प्रेसिडेंट है, तो वहां वो भी मामला जो है वो ठीक हो जाएगा। मुशर्रफ की मौजूदगी में शायद सेनेट में आप अक्सरियत ना आपको मिले 2/3। दूसरी बात आपने फरमाई है सूबा पंजाब में। देखिए, पंजाब में एक मखलूत हुकूमत है। हमने एक शर्त के तहत शमूलियत की फेडरल गवर्नमेंट में, आपकी वो शर्त नहीं थी। जो फार्मूला तय हुआ कि जो कौमी असम्बली में और इसी तरह सूबाई असम्बली में जो पार्टियों की रिप्रेजेंटेशन है उसके मुताबिक कैबिनेट में हिस्सा मिलेगा, उसके मुताबिक आपके सीनियर मिनिस्टर हैं वहां। यहाँ हमारे सीनियर मिनिस्टर थे चौधरी निसार अली खान, आपके सीनियर मिनिस्टर हैं वहां, और हर एक को उसका ड्यू शेयर मिल रहा है। वहां मखलूत हुकूमत कायम है। देखिए ना, ये एक इल्जाम मिनिस्टर के अगर, अच्छा मैं अर्ज करूं, अगर ये इल्जाम चपरासी नहीं बदल, मैं आपको बिल्कुल हकीकत में, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर ये बात है, जनाब आसिफ अली जरदारी जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ ये मसला उठा सकते हैं, इनके सीनियर मिनिस्टर राजा रियाज जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के साथ ये मसला उठा सकते हैं, उन्होंने नहीं उठाया। अलबत्ता वो आदमी जो वहाँ एक दूसरा मुकर्रर किया है सूबे में, जो नुमाइंदा है
अपना परवेज मुशर्रफ डिफेक्टो प्रेसिडेंट का, वो कभी इधर उधर वो बात उन्होंने 2-4 दफा की है, लेकिन उसके अलावा बाकायदा पार्टी की सतह पे एज कोलिशन पार्टनर ये मसला नहीं आया। राजा रियाज साहब ने की है, बिल्कुल 2-3 दफा मीटिंग की मैं मैं इस पर इंडिपेंडेंट रिव्यू लूंगा। मुझे हम सब ये बताएं कि लाहौर में जो सूबाई हुकूमत है उसके जो मसाइल हैं, क्या वो इस कदर बढ़ गए हुए हैं कि हमारा जो ना सिर्फ फेडरेशन का जो इत्तेहाद है वहां यहाँ पे मौजूद है वो भी खतरे में और सूबे में भी खतरे में पड़ गया? तो फिर तो इसको जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें। मुस्लिम लीग बिटर है इसलिए ऐलान बूरबंद किया गया, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया, जज बहाल नहीं किया गया, नाराजगी है। ये बात काजी साहब ठीक कह रहे हैं कि जितना शेयर पावर में उनको मिलना चाहिए नहीं मिला। मसलन ये अभी वजारत सकाफत जो है वो पीपल्स पार्टी की है ना, मगर अताउल्लाह कासमी साहब को लगा दिया डायरेक्टर जनरल आर्ट्स काउंसिल का, तो ये वजीर आला को नहीं लगाना चाहिए था। प्रॉब्लम्स वहां हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना चाहिए। मतलब मैंने जरदारी साहब से एक दिन कहा, कोई काम था किसी के एक्सटेंशन का सरकारी अफसर का, तो उन्होंने कहा चौधरी निसार साहब की वजारत है तो वो बेहतर है कि आप उनसे बात कर ले, मैं कर दूंगा। ये अप्रोच होनी चाहिए, ये ठीक है, वहां कुछ मसाइल है लेकिन ये असल मसाइल नहीं है। ये असल मसला है बहुत बड़ा एतमाद का फुकदान है। उस एतमाद के फुकदान को दूर कर ले तो ये छोटे मसले हल हो जाएंगे। एतमाद का फुकदान कैसे? नहीं, मैं तो ये चाहता हूं और इसलिए देखें, कभी भी चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब आप कोई एक बयान भी उनका नहीं दिखा सकते कि उन्होंने मियाँ साहब के खिलाफ या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ या उनके रवैये के खिलाफ कभी दिया हो। वेयरएज इनके मुसलसल पीपल्स पार्टी पर अटैक जारी रहता है, लेकिन पीपल्स पार्टी की कभी किसी ने, आज मैं जो कह रहा हूँ तो चूंकि हम बैठे इकट्ठे, वरना हमें तो पाबंद है हम सब कि हमने कोई नून के खिलाफ कोई बात नहीं करी। ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं काजी साहब, एतमाद करना चाहिए। ये एक कोलिशन है, ये एक पार्टनरशिप है, जिस तरह नॉर्मली हम अपने बिजनेसेस में पार्टनरशिप देखते हैं, तो उसमें एक जब एसओपीज बनाए जाते हैं, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि कैसे हम चलेंगे, हमारा कोई भी मामला आएगा तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे टैकल करेंगे। इस कोलिशन के जो फैसले हैं वो कैसे होते हैं? मैं फेडरेशन की बात कर रहा हूँ, फेडरल लेवल पे जो हमारी कोलिशन है उसके अगर कोई फैसला करना पड़ता है तो वो कैसे होते हैं? क्या तमाम लोगों को बुलाया जाता है, उनसे मशावरत की जाती है, या ऑन देयर ओन कोई एक आदमी बैठ के फैसला कर लेता है? नहीं, ये जब मसलन इंतखाबात हैं तो ये अगर हमारी कोलिशन ने फैसला किया कि जहाँ नून का कैंडिडेट ने सीट खाली की है वहाँ नून ने लड़ना है और जहाँ पीपल्स पार्टी ने खाली की है वहाँ पर, तो हमने अपने कारकुनों को बाउंड किया। और ये रास्ता जो अभी 5-7 दिन पहले इलेक्शन में 23 तारीख को हमने मौका पर जाके चेक किया कि हमारा कोई वर्कर नून के खिलाफ वोट तो नहीं दे रहा रावलपिंडी में। मुझे जो शिकायतें मिली मैंने फौरन उसका एक्शन लिया है। अभी आज जरदारी हाउस में 400 आदमियों का हल्का पीपी10 से जुलूस आया कि जी हर हालत में हमारा कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन हमने उनको कहा कि नहीं, ये फैसला है, आप ओबे करेंगे कि जो चेयरमैन ने एक दफा फैसला दे दिया उसी का करना है। तो ये जहां तक इस किस्म के फैसले हैं उनका तो बाकायदा आप अपने पार्टनर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं। अच्छा, इसमें आप जरा मुझे बताइएगा, लेकिन साथ साथ जो एक और इल्जाम पंजाब हुकूमत पर लग रहा है सिद्दीकुल फारूक साहब, वो ये है कि जो आप कहा करते थे कि आपके साथ हुआ इंतकाम और इंतकामी कार्रवाई, वो अब आपने बकौल चंद लोगों के जो आपके अपोजिशन के लोग हैं उनके साथ करना शुरू कर दिया है। कल हमने देखा कि चौधरी मुन्नस इलाही साहब जो परवेज इलाही साहब के साहबजादे हैं उनको ECL पे डाल दिया गया। आज हमने सुना कि परवेज इलाही साहब के लिए वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं, पता नहीं कितनी मुसद्दका इतला है परवेज इलाही साहब के लिए। तो ये क्या ये विक्टिमाइजेशन नहीं है? क्या ये अच्छी बात है, आपने ये बात कर ली। ये जो ECL पे डालने की बात है ये तो ठीक, लेकिन ये जो वारंट गिरफ्तारी हैं ये तो अदालत से जारी हुए हैं। नहीं, लेकिन लोग उसका नहीं, अगर आप नतीजा तो कुछ और निकालते हैं। नहीं, अगर आप बात कर रहे हैं अदालत की तो वो उन्हीं की अदालत अभी तक तो कायम की हुई है ना अदालतें। हमने तो कोई अदालतों में तब्दीली भी नहीं की। अगर अदालत ने कोई किए हैं तो किसी बुनियाद पर किए हैं, ये इसको देखा जाएगा। ये अलग बढ़ा दिया। मैं आपसे जी मैं आपसे ये ECL पे क्यों डाल दिया? ECL पे अब मैंने गंदुम के हवाले से उनके खिलाफ एक जो है वो रेफरेंस नैब में फाइल किया है, नंबर 1। दूसरा एसेट्स के हवाले से मैंने रेफरेंस फाइल किया हुआ है चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ और उनके तीसरे जो भाई हैं उनके खिलाफ। तो मुन्नस इलाही साहब बीच में कहां से? मुन्नस इलाही का तो मुन्नस इलाही की नैब क्या किया है? मुन्नस इलाही साहब के मामले में कुछ प्रॉपर्टी के मामलात हैं जो उन्होंने गलत तौर पर डील की हुई हैं, कुछ सरकारी प्रॉपर्टी उन्होंने किस तरीके से की हुई है, उनके खिलाफ अगर शिकायत हैं
तो शिकायत का, लेकिन उसका तरीका ये नहीं कि आप वो फिर अदालत में जिस तरह बाकी केस। देखिए, मैं तो ये चाहता था कि शौकत अजीज साहब को भी ECL पे डाला जाता और वो ना भागते मुल्क से, कि उन्होंने जो कुछ किया है उनके खिलाफ जो है वो कराची स्टॉक एक्सचेंज के स्कैंडल है और उनमें कुछ भी नहीं है। 1300 बिलियन रुपीस का फ्रॉड है वो 2 दफा, और वो मेरी किताब में मौजूद है, फैक्ट्स फिगर्स, किसी ने तरदीद नहीं की उनके खिलाफ। इसके अलावा और बहुत से स्कैंडल, तो अदालत में जाए ना। मैं अर्ज कर रहा हूं ना, उनको ECL पे नहीं डाल, इसलिए कि हमारी हुकूमत बनने से पहले अपने आप को मुसीबत में वो चले गए। मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि ECL पे डालना ना डालना ये मेरिट पे होना चाहिए। ECL पे हम पढ़े रहे हैं, 8 साल मुझे रखा है इन्होंने, अभी तक उन चीजों में मुझे घसीटा। अगर मैं इनकी वजारत कबूल कर लेता, इनका सेनेटर बन जाता, इनकी हुक्मरान जमात जो है उसका मैं सेक्रेटरी इत्तलात बन जाता, तो मैं बिल्कुल ठीक था। मैंने ये चीजें कबूल नहीं की तो आखिर हुई थी। बिल्कुल, मैंने तो सामने बात की है। अब मैं ये अर्ज कर रहा हूं कोलिशन, यहां जो एक मसला उठा है, देखिए कोलिशन दुनिया भर में ये मुश्किल तरीन हुकूमत होती है। पाकिस्तान में ये जो तजुर्बा हुआ, मैं ये अर्ज करूंगा कि 60 साल की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उससे हम लोगों ने सबक एक हद तक सीखा, और माजी की मुतहारिब पार्टियां जो हैं वो कोलिशन में आई। वो वक्त भी आया जब काजी साहब को मालूम है कि आसिफ जरदारी रिहाई कमेटी जो थी उसने यहाँ जो है वो किया अपना सेमिनार। मैं वहां गया और हमने कहा जी दुश्मनियां खत्म और हमारे दरमियान वर्किंग, उस पर बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात थी। अब कोलिशन कायम रखने के लिए कुछ चीजें जरूर, कुछ लवाजमात हैं बुनियादी, प्री रिक्विजिट्स। उनमें एक तो यह है कि तमाम अहम फैसले जो हैं वो बाहमी मशावरत से, फिर कोलिशन पार्टनर्स के दरमियान ज्यादा से ज्यादा मशावरत और ज्यादा से ज्यादा ताउन होना चाहिए। हमने बताया है नाम ले लेके कि फलां फलां फैसले जो हैं वो हमें एतमाद में लिए बगैर किए गए हैं। गवर्नर की तकर्री है, फाटा में ऑपरेशन है। इसके अलावा दूसरी बात इन्होंने फरमाई है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई बयान नहीं दिया। हमने उस बयान को पॉजिटिवली लेने की कोशिश की, लेकिन एक इंडियन चैनल से बात करते हुए उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि कारगिल के परवेज मुशर्रफ उन्होंने नहीं की, तरदीद आ गई, लेकिन आ गया तो तरदीद आ गया, तरदीद आ गई है, तरदीद आ गई। अच्छा हारून साहब, एक चीज बताइएगा कि एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की तरफ से, उनकी एक रिपोर्ट है, तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज जो है वो एक बार फिर गुड गवर्नेंस के नाम पर मुदाखलत कर सकती है, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट आई थी, कोलिशन बन रही थी, लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, एक गवर्नेंस के लिए लोग सोच रहे थे कि एक अच्छी गवर्नेंस आएगी। अब अगर आप समझते हैं कि बैड गवर्नेंस है या नहीं गवर्नेंस सही तरह हो रही है, तो ये जो बात आज इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप कर रहा है, इसमें किस हद तक सदाकत हो सकती है? बात यह है कि साना साहब, बैड गवर्नेंस नहीं है, बदतरीन हुकूमत है, बदतरीन हुकूमत है फैसले करने के लिहाज से। ये ठीक है कि इनको मुश्किलात विरसे में मिली हैं, पेट्रोल महंगा है, ये महंगाई के उस तरह से जिम्मेदार नहीं है, बिजली का ये जिम्मेदार नहीं है, लेकिन 4 महीने में कोई फैसले नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब से ये तवक्को थी कि वो उनसे बड़ी लोगों की थी, उन्होंने देखिए कल क्या हरकत परसों की, 2 आदमी गिरफ्तार करा दिए। ये कोई हुकूमत करने का तरीका नहीं है। फौज 3 घंटे की हमारी आपके सवाल का जवाब देता हूं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से 3 घंटे की मुलाकात हुई है अखबार नवीसों की। अफसोस कि आप रिकॉर्ड है, तफसील नहीं बता सकते, मगर हमारा तासुर यह है, बल्कि मुझे यकीन है कि वो ये चाहते हैं कि सियासी हुकूमत फैसले करे, पॉलिसी मेकिंग करे और फौज को जो रोल दिया जाए वो उसे पूरा करें। वो नहीं चाहते, बिल्कुल फौज इतनी जल्दी कभी भी नहीं आती। ये इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तो उसका बड़ा रौब पड़ता है, मगर हम लोकल रियलिटीज को ज्यादा जानते हैं। फौज अभी बिल्कुल नहीं आ सकती, आना चाहती नहीं है, मिजाज नहीं है जनरल कैनी का ये, और फौज को सूट नहीं करता। मगर अगर ये इसी तरह का काम होते रहेंगे जैसे लाहौर में हुआ, और जरदारी साहब दुबई में बैठे रहेंगे और सियासतदान वो फैसले नहीं करेंगे जो उन्हें करने चाहिए, तो उससे खतरा हो सकता है, लेकिन फौरी कोई ऐसा मसला नहीं है। लेट मी गिव यू द फ्लोर टू रिस्पोंड हिम कि आप क्या कहेंगे जो उन्होंने कहा कि आप फैसले नहीं कर पा रहे हैं और मुयस्सर फैसले नहीं हो पा रहे हैं। देखें, मुख्तसरन जरा बताइए। अजीब सी बात है, इसमें फैसले हो रहे हैं जो कंक्रीट जिस बात पर करना होता है। ये जरूरी नहीं कि आसिफ जरदारी साहब यहाँ मौजूद हूँ या मियाँ नवाज शरीफ साहब हूँ। पहले कहते हैं कि जी वो इनको डायरेक्शन देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, अगर वो नहीं देते बाहर बैठे हैं फिर कहते हैं जी बाहर क्यों बैठे, नहीं देते टेलीफोन डायरेक्शन, आप टेलीफोन सुनते हैं उनका रोज। ये अजीब सी बातें होती है। बिल्कुल ठीक चल रहा है, हुकूमत वज़ीर आज़म कर रहा है, वज़ीर आला कर रहा है, फैसले हो रहे हैं, फैसले हो रहे हैं। देखा ना,
सदर का भी हो गया, जजों का भी हो गया फैसला, ठीक है, दोनों हो गया। सदर जजों का फैसला जो है ये कोई वैसे मैं ये भी सुन रहा था बिलावल जरदारी साहब ने भी ये कहा है कि जल्द अज जल्द जजेस जो हैं वो बहाल किए जाएं। इज दैट राइट? देखें, ये बिलावल जरदारी साहब का बयान किसी एक अखबार के लिए तो नहीं होता ना। जब भी कोई ऐसा बयान हो तो पीटीवी पे आए, बाकी पूरा कंप्रिहेंसिव होता है लीडर का बयान। किसी एक अखबार का अपनी मन जो ख्वाहिशात होती हैं, देखें ये भी ख्वाहिश थी कि जनरल कियानी ने 3 घंटे मुलाकात की मुशर्रफ के साथ, जहाज तैयार खड़ा है। किसी ने उस साहब से पूछा कि एक जरनैल से लेकर एक जरनैल के जाने की ये अफवाह उड़ाई गई है, ये कितनी बड़ी साजिश थी? ठीक, किसी ने पूछा कि आपने ये क्यों खबर दी है? टाइम हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन ये गवर्नेंस के हवाले से बात टाइम अभी अब 10 मिनट में मुझे 10 सेकंड में प्लीज मुझे अगर कर सकते हैं वाइंड अप। देखिए जनाब, अगर वो इंटरनेशनल क्राइसिस की बात है, बैड गवर्नेंस तो परवेज मुशर्रफ साहब के 8.5 साल में हर तरह से साबित हो गया है कि एक अगर वो इस ख्याल से आए थे कि मैंने गुड गवर्नेंस देनी है तो उन्होंने वर्स्ट गवर्नेंस दी। अब हमें जरूर उस सिलसिले में ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हमारी जो नाकामी है वो ये है कि हम उनके डिफेक्टो सिस्टम जो इस वक्त इट इज स्टिल इन वोग, हम उसको रिप्लेस विद डिजोरे सिस्टम नहीं कर सके। और उसका तरीका वही था कि हम इम्पीच करते, हम अदलिया को बहाल करते और उसके बाद हम आइन को बड़े फैसले जो थे वो कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा नाजरीन के हमारा ये जो पैनल है ये हमारे अगले सेगमेंट तक बरकरार रहे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा क्योंकि सदीकुल फारूक साहब ने एक और जगह पर भी जाना है। इन द मीन टाइम मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। हम पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे, आज कैबिनेट का इजलास हुआ और उसमें जो फैसले हुए उनकी हमने बात की और ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो को भी डिस्कस किया। और अब इन उमूर के अलावा भी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उसमें ख़ास तौर पर मैंने पहले भी आपसे बताया था कि पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद में इजाफे का जो एक बिल है वो रिचर्ड लूगर और वहाँ पे जो बाइडन जो 2 सेनेटर्स हैं उन्होंने पेश किया है और उसमें पाकिस्तान की इमदाद ट्रिपल करने का एक तजवीज़ पेश की गई है। इसके साथ साथ फाटा की सूरत हाल भी देखना चाहेंगे और साथ साथ खबरें आ रही हैं कि ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर जो अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है वहाँ पे नेटो फोर्सेस जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। वो किस लिए हो रही हैं इसका भी ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ ये भी देखना चाहेंगे कि महंगाई का प्रॉब्लम, फिर ये जो दूसरा इत्तेहाद में जो कोलिशन है हमारी उसमें जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो क्यों इस तरह चल रहे हैं। हमारा जो पैनल था उसमें सिर्फ एक जो हमारे दोस्त हैं उनकी कमी हुई है, सदीकुल फारूक साहब को जाना था वो गए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं काजी सुल्तान महमूद साहब और हारून रशीद साहब और हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं नवाबजादा गजनफर गुल साहब जो कि साबिक MNA भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। नवाबजादा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। और सबसे पहले हम बात करते हैं काजी सुल्तान महमूद साहब से, लेकिन उससे भी पहले हम चलते हैं ज़रा अमरीका और बात करते हैं रिनाउंड जर्नलिस्ट बेस्ड इन वाशिंगटन DC जनाब अनवर इकबाल साहब से और उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे मामलात कैसे चल रहे हैं। अनवर इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अनवर इकबाल साहब, मुझे ज़रा बताइएगा कि एक तो हम देख रहे हैं कि खबरें जो उधर से आ रही हैं आपके मुल्क से वो बड़ी अजीब तरह की हैं, कुछ खुशखबरियां भी हैं और साथ साथ कुछ कंसर्न्स भी वहाँ पे एयर किया जा रहा है। कल सदर बुश को हमने देखा कि उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे जो काबुल ने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पर। उसके बाद फिर हमने देखा कि पेंटागन की जो न्यूज़ एजेंसी है उसने भी कहा मुख्तलिफ जो खबरें हैं वहाँ से जो आ रही हैं वो कोई इतनी अच्छी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन साथ साथ पॉजिटिव खबर जो आई है वो ये है कि पाकिस्तान की जो इमदाद है उसको ट्रिपल करने का एक बिल रिचर्ड लूगर और जो बाइडन ने दिया है। ये सारे मामलात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए खाना साहब, इसमें जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि 2 पहलू हैं इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के। एक तो ये बात तय है कि अब अमेरिका पाकिस्तान से तवीलुल मयाद ताल्लुकात चाहता है और उन ताल्लुकात को वो एक्सपेंड करके उसमें जो इक़्तिसादी इमदाद है, अवाम से ताल्लुकात है और ऐसे मंसूबे जो हेल्थ है, एजुकेशन है, इस तरह के शोबों में इनका अवाम से बराह रास्त ताल्लुक है, उन मंसूबों पे पैसे लगाना चाहता है। और ये जो तजवीज़ है हर साल $1.5 बिलियन यानी $15 बिलियन 10 साल के अरसे में देने की, ये इसी ख्वाहिश का एक हिस्सा है और
तजवीज़ को आपने देखा होगा कि एक तरफ डेमोक्रेट्स और दूसरी तरफ रिपब्लिकन, यहाँ तक कि सेनेटर बराक ओबामा भी सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कोई इसकी मुखालफत नहीं है, तो ये आसानी से हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। उस सिलसिले में अमेरिका में चाहे रिपब्लिकन हों, चाहे डेमोक्रेट्स हों, चाहे मीडिया हो, चाहे थिंक टैंक्स हों, वहाँ ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान या तो कबायली इलाकों से तालिबान और अलकायदा की जो मूवमेंट है, उनको जो दाखिल होते हैं अफगानिस्तान में, उसको रोकना नहीं चाहता या रोकने में नाकाम हो गया है। दोनों सूरतों में ये महसूस किया जाता है कि या तो पाकिस्तान करे, अगर पाकिस्तान नहीं करे तो अमेरिका को करना चाहिए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर अमेरिका पे आइंदा कोई अटैक हुआ तो पाकिस्तान के कबायली इलाकों से होगा, क्योंकि वहाँ बात सिर्फ तालिबान तक नहीं रही है, अलकायदा ने भी अपने आप को दोबारा मुस्तहकम कर लिया है, लिहाजा अमेरिका जो है वहाँ से चश्मपोशी नहीं कर सकता। ठीक, अच्छा, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं जो बड़े हाई ऑफिशियल्स हैं, टेक बराक ओबामा, कल जो उनका आया था कि हम डायरेक्ट एक्शन जो है वो लेंगे, और बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इफ पाकिस्तानीज कैन रूट आउट टेररिज्म अमेरिका विल डू इट फॉर देम। अब इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, इसमें तो मामलात कुछ खराब होते हुए नजर आते हैं मुस्तकबिल में, और खासतौर पर जो नियर फ्यूचर है उसमें। देखिए, फौरी तौर पे तो खराब नहीं होंगे, लेकिन अगर तो ये हमले अफगानिस्तान में जारी रहे तो बिल्कुल खराब होंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे इराक में सूरत हाल बेहतर होगी, अपनी फौजें वो वहाँ अफगानिस्तान में लगाते जाएंगे, और अफगानिस्तान अगला थिएटर होगा अमेरिका की जंग का। तो एक तो ये है। दूसरी बात है कि अगर खुदा न खास्ता कोई छोटा मोटा भी हमला हो गया अमेरिका या बरतानिया या कहीं और उसके डांडे अगर पाकिस्तान के कबायली इलाकों से मिल गए तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो पेंटागन की जो न्यूज एजेंसी है उसने जो कहा है कि सिचुएशन इन पाकिस्तान इज डिसफंक्शनल, ये इससे क्या मुराद है? बिल्कुल यहाँ समझा जाता है, यहाँ समझा ये जाता है दो ग्रोह हैं। एक तो छोटा ग्रोह है जो वो ये कहता है कि डिसफंक्शन नहीं है, जानबूझ के पाकिस्तानी अदारों में ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनकी हमदर्दियां तालिबान और अलकायदा के साथ है और वो जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं। दूसरा हल्का जो बड़ा हल्का है वो कहता नहीं जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तानी हमारे साथ हैं, लेकिन दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के पास न ट्रेनिंग है न वसाइल हैं, वो निपट नहीं सकते, हमें निपटना पड़ेगा। और ये जो तमाम वहाँ पे जो एक थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, क्या उसमें कोई चेंज आई है वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के दौरे अमेरिका के बाद? साना साहब, आप यहाँ अमेरिका में रह चुके हैं, आपको पता है कि दौरों से तब्दीलियां नहीं आती, तब्दीली आती है ग्राउंड रियलिटी से और परसेप्शन से। जो परसेप्शन है अमेरिका में ग्राउंड रियलिटी की, यानी जमीनी हक़ाइक़ की, वो ये है, समझा ये जाता है कि कबायली इलाके में तालिबान और अलकायदा मौजूद है, पाकिस्तान उनको नहीं रोक रहा है या रोकना नहीं चाहता। ठीक है, जब तक ये परसेप्शन चेंज ना हो अमेरिका के रवैये में तब्दीली नहीं आएगी। और अमेरिका के रवैये में तब्दीली थोड़ी बहुत तो आई है, कम से कम ये जो बिल पेश हुआ है उसमें उसको ट्रिपल करने से कम से कम जो असिस्टेंस लेवल है वो बढ़ेगा, और जो यहाँ पे पब्लिक परसेप्शन अमेरिका के बारे में है वो शायद थोड़ी सी इंप्रूव हो सके इस ट्रिपलिंग ऑफ द असिस्टेंस। ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये रियलाइज तब्दीली ही नहीं है बल्कि एक मुकम्मल यहाँ रियलाइजेशन है, एक एहसास है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ हमेशा फौरी मकासद के लिए ताल्लुकात रखे हैं, और जब मकासद के हुसूल के बाद वो ताल्लुकात में सदमोहरी आ जाती है तो अमेरिका को ये रवैया तब्दील करना चाहिए, और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के महाज पे जो कुछ भी होता रहे वो एक तरफ, और ये जो इक़्तिसादी इमदाद है, फौजी नहीं, इक़्तिसादी इमदाद जो अवाम के लिए है, वो दूसरी तरफ उन हालात का इस इमदाद पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो हालात खराब भी हों तो इस पे पाबंदी नहीं लगेगी। देखें, आपने जो तजवीज़ पेश की उसमें ये भी कहा गया जो कंडीशन लगाई हैं वो सिर्फ फौजी इमदाद पे लगाई हैं, इक़्तिसादी इमदाद पे नहीं। ठीक, और आप समझते हैं कि इससे मामला जो है वो बेहतर होने की तरफ बढ़ेंगे? और साथ साथ ये भी जरा बताइएगा कि आखिर में कि जो पोल्स चल रहे हैं इस वक्त बराक ओबामा और मैकेन के हवाले से, उनकी क्या सूरत हाल है? जो मेजर पोल्स हैं जरा बहुत करीब आ गए। पहले 6% का फर्क था, अब 3% का रह गया। आपको पता है 3% के बारे में ये कहा जाता है कि मार्जिन ऑफ एरर के अंदर होता है, 3% का फर्क कोई बड़ा फर्क नहीं होता। अभी भी ओबामा आगे हैं लेकिन सिर्फ 3% से। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से ओबामा और मक्केन के एटीट्यूड में बड़ा फर्क है। मक्केन जो है
वो बिल्कुल जो है एक यूनिलैटरल एक तरफा फौजी कार्रवाई नहीं चाहते। वो ये भी कहते हैं कि इस तरह के बयान से हम पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान के साथ मिल के लड़ना है, हम भी जाएंगे और हम भी चाहते हैं उसामा बिन लादेन को पकड़ना, लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलके और हम एक तरफा कोई कार्रवाई। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानीज एक बार फिर रिपब्लिकन्स को वोट कर सकते हैं? पाकिस्तानी इस दफा फिर तजब्जुब का शिकार है कि किस तरफ जाएं। एज यूजुअल। थैंक यू वेरी मच अनवर इकबाल साहब, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा जी। बहुत शुक्रिया। अनवर इकबाल साहब रिनाउंड जर्नलिस्ट बेस्ड इन वाशिंगटन, तफसील से हमें बता रहे थे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। काजी साहब, इसमें ज़रा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं इस हफ्ते का टाइम मैगजीन देख रहा था और मेरे पास उसकी कॉपी भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के मुताल्लिक लिखा है। उसका जो हेडलाइन है वो डेंजरस ग्राउंड, उसकी हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान इज अ डेंजरस ग्राउंड, और उसमें वो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान इज रीलिंग फ्रॉम राइजिंग रेडिकलिज्म एंड अ स्लम्पिंग इकोनॉमी। जो दो मेजर उन्होंने इश्यूज बताए हैं पाकिस्तान के हवाले से, एक तो यह है कि राइजिंग रेडिकलिज्म है, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मिलिटेंसी बढ़ रही है, और साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल नीचे जा रही है। तो हमारा जो इत्तेहादी है वो हमारे लिए क्या सोचता है, ये क्या मैटर करता है आपकी थिंकिंग में? जब आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बैठते हैं तो अपने इत्तेहादी के मुताल्लिक कुछ सोचते हैं इस तरह की बातें? इत्तेहादी से मुराद आपकी हमारा अमेरिका जो दोस्त? अमेरिका के बारे में तो जैसे ये मैगजीन्स जो हैं उनके इंडिपेंडेंट अपनी न्यूज़ देते रहते हैं, लेकिन देखना ये होता है कि पेंटागन क्या सोचता है और अमेरिकन जो गवर्नमेंट वो क्या कहती है और उनके थिंक टैंक क्या। पेंटागन ये कह रहा है कि पाकिस्तान इज डिसफंक्शनल। पाकिस्तान डिसफंक्शनल वो कह रहे हैं, लेकिन डिसफंक्शनल नहीं है। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है वहाँ पर अल-कायदा और दूसरे जो दहशतगर्द जिन्हें आप कहते हैं उनको तलाश करने की, और जहाँ जहाँ भी मौका मिला वहाँ पर किया है। लेकिन ये हमारे जो कबायली इलाके हैं इनके रस्म रवाज और उनके तरीक़ाकार में माजी से लेकर आज तक उनकी मसलदारियाँ हैं तो वो हैं। उसमें ये नहीं है कि ये कोई तालिबान होगा तो दाढ़ी रखेगा, 9/11 के बाद रखी या नमाज पढ़ना ये उनका एक तरीका है, स्मगलिंग करना भी उनका अपना एक तरीका है। वो साथ साथ चलते रहते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर दाढ़ी वाला या नमाज पढ़ने वाला तालिबान हो, लेकिन क्योंकि ये एक बात वहाँ पर अब आ गई है और ये बदनाम ज़माना डिक्टेटर जनरल ज़ाउला की वजह से आई है कि वहाँ पर पहले सारे लोगों को दुनिया भर के दहशतगर्दों को इकट्ठा किया गया। उज़्बेक भी आए, ताजिक भी आए, जिन्हें गैर मुल्की कहते हैं, वहाँ पर आए। वो 20-25 साल से अब उन्होंने शादियाँ भी कर ली हैं और वो वहाँ पर इस किस्म की हरकतें करते हैं, वहाँ भी करते हैं, हमारे अपने मुल्क में भी। पाकिस्तान को तो इस सारी जंग में 79 से लेकर आज तक बहुत नुकसान हुआ है, हमारे सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर। कल्चर ही हमारा तब्दील हो गया है। इसलिए अमेरिका को भी ये सोचना चाहिए। अब बाराक ओबामा साहब जो बहुत जज्बाती बातें कर जाते हैं, वो इलेक्शन जीतने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये भी मैं आपको आज पेश गोई करता हूँ कि बाराक ओबामा को इलेक्शन किसी ने जीतना नहीं देना। उनको लाया इसलिए गया क्योंकि अमेरिका में भी ऐसी कुव्वतें हैं जिन्होंने को उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि उस पर यह इल्ज़ामात भी लगेंगे। अभी 3% हो गया, ये देखना महीना डेढ़ के बाद वो लीड में आ जाएगा, क्योंकि उस पर यह आ जाएगा कि ये काला है, फिर ये आ जाएगा कि ये इसका बाप हम जो है वो मुसलमान साहब। इनएक्सपीरियंस ये किया ही ऐसे किया है इस मकान को आगे लाया जाए। ठीक है, मैं इस पर मजीद बात करूंगा। हारून साहब, आप जरा मुझे बताइए कि अमेरिका के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, इसके इंटेलेक्चुअल एनालिसिस जरा मुझे करके बताइए, ये कैसा रिलेशनशिप है? ये एक तरफ हम इत्तेहादी भी हैं, दूसरी तरफ हम पे ट्रस्ट भी नहीं करते। उनका जो पेंटागन है उसकी न्यूज़ सर्विस जो वो कहती है कि सिचुएशन इन पाकिस्तान इज डिसफंक्शनल। तो ये कैसा रिलेशनशिप? देखिए, ये रिलेशनशिप है ब्लैकमेल होने वाले का और ब्लैकमेल करने वाले का, इसके सिवाय कोई रिलेशनशिप नहीं है। उन्हें हमारी जरूरत आ पड़ती है तो हमसे बात करते हैं। मुल्क उसी तरह चलते हैं जैसे घर चलता है, या तो आप अपने पांव पे खड़े होते हैं और अपने फैसले करते हैं, या किसी पे मुनसर है, गरीब रिश्तेदार है फर्ज कीजिए, या मजारा है, डिपेंडेंट है जागीरदार पे। तो ये डिपेंड करने की जो पॉलिसी है जो बहुत बढ़ गई है, और मैं मादरत के साथ कहता हूं कि ये जो अफगान पॉलिसी है ये जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने नहीं बनाई थी, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी। और तमाम अफगान लीडर, तमाम प्रोमिनेंट अफगान लीडर उनके दौर में यहाँ आए थे,
और ज़िया-उल-हक ने उसको कंटिन्यू किया। और ज़िया-उल-हक की जो जंग थी रूस के खिलाफ, अगर उसको रोका ना जाता तो वो कराची के साहिलों तक जाते, और उसके कौम की पूरी सपोर्ट हासिल थी। जितने उस जमाने में सर्वे हुए हैं, आखिरी सर्वे में भी 62% उसकी सपोर्ट थी। अब गाली देने से तो नहीं मसला हल होता, और उसको कंटिन्यू किया है बाद में आने वालों ने भी। अब रह गया ताल्लुकात का मसला। माशी तौर पे जब आप मुनसर हैं उन पे, तो ज़ाहिर वो आपको ब्लैकमेल करेंगे। हमने अपनी कुव्वत को कभी समझा ही नहीं है। हम स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह पे प्लेस्ड हैं, हमारी कुव्वत, हमारी हम स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह पे प्लेस्ड हैं। एक तो हम एटमी प्रोग्राम का हामिल मुल्क हैं, दूसरा हमारे पास बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ये दर्द सर पता है, जो जिस आदमी को राइफल ना चलानी आती है उसके हाथ कांप रहे, तो उसका कोई राइफल का कसूर तो नहीं है ना उसमें। जब आप माशी तौर पे भी इन्हिसार करते हैं, असले के लिए भी इन्हिसार करते हैं, और प्रायोरिटीज तय करने में भी इन्हिसार करते हैं। मसलन भुट्टो ही की मिसाल लीजिए, क्या भुट्टो ने अमेरिका को ठिकाने पर नहीं रखा था? मुदाखलत नहीं थी ना, इस तरह की मुदाखलत तो नहीं थी। इंडिया को भी ठिकाने पर रखा। क्या उनके बारे से ये कर रहे हैं, उसको ठिकाने पर रख रहे हैं? रोज जरदारी साहब इंडिया के हक में कोई बयान देते हैं कि कश्मीर को फ्रीज कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया, कोई कौमी जज्बात से उसका ताल्लुक नहीं। इस पर बात जब आप एक कौम में कंसेंसस बिल्ड नहीं करते, उसे मुत्तहिद नहीं करते। मसलन इंडिया में कोई जर्नलिस्ट अपनी एजेंसियों के खिलाफ बात नहीं करता, कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं करता। यहां क्यों करते हैं? इसमें हुकूमत भी कसूरवार है, एजेंसियां भी कसूरवार है, हम भी कसूरवार हैं। एक गैर जिम्मेदारी का रवैया है। एक नेशनल एजेंडे पे, मसलन अमन कायम करने पे, सियासी इस्तेहकाम पैदा करने पे कंसेंसस नहीं है, माशी तरक्की पे, ठीक है, खारजा पॉलिसी पे कंसेंसस पूरी कौम का होना चाहिए, ब्रॉड कंसेंसस। मैं कारी साहब आपकी तरफ आता हूं, लेकिन पहले मैं जरा चलता हूं जरा लाहौर, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नवाज गजनफर। गुल साहब आप डिस्कशन हमारी सुन रहे हैं। वॉर एंड टेरर ही के हवाले से जरा मैं आपसे बात का आगाज करूंगा। मुझे बताइएगा कि हारून साहब ने फरमाया कि जो अफगान पॉलिसी थी वो भुट्टो साहब ने शुरू की थी और ज़िया-उल-हक साहब ने कंटिन्यू इसको किया। अब ये बताइएगा कि क्या अब उस कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, या हम अपनी पॉलिसीज को ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक चेंज कर सकते हैं? और क्या जो हमारी आज की गवर्नमेंट है इसकी पॉलिसी ऑन वॉर एंड टेरर जो है वो डिफरेंट है पिछली हुकूमत की वॉर एंड टेरर पॉलिसी पे, या वो सेम चल रही है? जी ये खिसरा साहब शुक्रिया, मुझे आपने मौका दिया है। हारून रशीद साहब ने उधर ज़िया-उल-हक का नाम लिया गया, उन्होंने इधर ये बुलाया और ख़राबी की, तो हारून रशीद साहब फट भुट्टो पे चले गए। अब तो भुट्टो साहब को छोड़ दे रहे थे, मेरा ख्याल है कि उनके साथ काफ़ी हो गया, उनको हैंग कर दिया गया। मगर ज़िया-उल-हक के दौर में अमेरिका को, इधर हमने अमेरिका की लड़ाई लड़ी है, तो उसका इल्ज़ाम जो उसके डांडे हैं वो भुट्टो साहब से क्यों मिलाए जा रहे हैं? अगर उन्होंने अफगानों को बुलाया तो उन्होंने रूस के खिलाफ जंग के लिए या किस चीज़ के बुलाया था, या दहशतगर्दी के लिए बुलाया था? ये वो एक और सिनारियो था। ये जो फर्स्ट अफगान वार हुई है वो हमने रूस के खिलाफ इस्लाम की जंग नहीं लड़ी जनाब, हमने अमेरिका की जंग लड़ी है। क्योंकि अमेरिका का असला, अमेरिका का सरमाया, अमेरिका की सब कुछ, हमारा जो मोहल्ले वकू है उसने कहा डबोया मुझको होने नहीं ना होता मैं तो क्या होता। हमारा बदकिस्मती से इस मुल्क का अर्ज़ पाक का मोहल्ले वकू ऐसा है कि हमारी बहुत अहमियत है, और अमेरिका से हमारा कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं है, हमारी उनकी दोस्ती का लेवल ही नहीं है। हमारी ज़रूरत होती है तो हमें इस्तेमाल किया जाता है, और हमें उसके बदले में हमें इक़्तिसादी फ़ायदे, उसका भी हमारे यहाँ कोई इतना फ़ायदा नहीं है। हमारे मुल्क की एक मैशत जो है उन पर डिपेंड करती है, और उनके सारे अपना हमारा जो माशी निज़ाम है और इक़्तिसादी निज़ाम है वो जड़ नहीं पड़ सकता। ये जो कुछ अमेरिका अब कर रहा है कि धमकी भी देता है, और साथ ही कहते इमदाद को ट्रिपल कर दे। ये स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी है
क्योंकि जनरल मुशर्रफ के वक्त में एक आदमी से वो डील करते थे और वो उनके कब्जे में था, वो को हुकूमत तो दी थी, वो तो एक सर्कस था और उसका रिकरिंग मास्टर। अब मुशर्रफ साहब हट गए हैं, अब एक पार्लियामेंट है, एक काबीना है और नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोलिशन है जो कि एक अजीबो गरीब वाक़या मौजूदा इस सदी का, और ये इसीलिए है कि मुल्क के हालात जो है बेहतर हो। अमेरिका चूंकि डिक्टेटर से डील करने में, एक आदमी से डील करने में आसानी महसूस करता है, तब वो समझता है कि ये लोग आवाम के सामने जवाब दें, अपना इमेज प्रूव करेंगे, हमारे लिए मुसीबत। तभी जो नेटो फोर्सेस हमारे यहाँ इज्तिमा है ये हमें दबाने के लिए, हमसे एक मखसूस अंदाज में लड़ाई लड़ाई जा रही है। अब अमेरिका के इराक कब्जा इराक में, तो क्या इराक के हालात ठीक हो रहे हैं? वहां पे इराक की फौज तो नहीं है, खुद अमेरिका पूरे लाख लश्कर के साथ उधर मौजूद है, हालात काबू में नहीं आ रहे। तो अफगानिस्तान में और हमारे कबायली इलाकों में बरतानिया को कभी कंट्रोल हासिल नहीं हुआ। आज भी हमने उन्हें आज़ाद रखा हुआ है, उनका एक तर्ज जिंदगी है, उनका एक स्टाइल है, वो एक गैर मुल्की मुदाखलत को कबूल नहीं करते। रूस आया जी नवाज साहब, मैं तफसीलात नहीं जानना चाहूंगा, सिर्फ मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि एक चीज तो ये बताइएगा कि आपने कहा कि हमसे एक मखसूस अंदाज से लड़ाई लड़वाई जा रही है, क्या मजबूरी है कि आप उस मखसूस अंदाज से लड़ाई लड़ने पर मजबूर हो रहे हैं कि जिसे वो चाहते हैं, आप अपना अंदाज क्यों नहीं लाते हैं? दूसरा सवाल जो मैं इससे थोड़ा सा रिलेटेड नहीं है क्योंकि फिर मुझे वापस स्टूडियो में आना पड़ेगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज जो कैबिनेट ने मीट किया है वहां पे लाहौर में और मुख्तलिफ फैसले किए हैं, क्या खास तौर पर महंगाई के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या महंगाई का जो जिन है वो इन फैसलों के बाद बोतल में वापस बंद हो सकेगा? देखिए जी, इक्तसादियात का असूल है कि ये जो प्राइसेस होती है स्टिकी डाउनवर्ड होती हैं, ऊपर जाती हैं तो वापस नहीं आती हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो है कंटेन कर सकते हैं, इनको रोक सकते हैं और हम सप्लाई बढ़ा के एक कीमतों में मुमकिन है कमी ला सकें। ये जो जिन वाला और बोतल का मसला ये नहीं है, और चूंकि जो खुराक है ये सीजनल है, ये एक साल में इंप्रूव होती है और उसके लिए हमें एक ऐसी पॉलिसी बनानी है कि जो काश्तकार है वो गजाई अजनास को और सब्जियों को उगाए, आइंदा के लिए अगर उसे अच्छे मुआवजे की उम्मीद हो, उसके लिए एक मरबूत और काबिल अमल पॉलिसी बनानी है। आसिफ जरदारी साहब ने कहा था एक मीटिंग में कि मैंने साखदार से ये कहा था कि वो 850 रुपये फी 40 किलोग्राम गंदम की कीमत रखे और 2 साल की खरीद ले, फिर उन्होंने 650 रखी। अगर आज 850 रख के हम 2 साल की खरीदते तो एक तो स्मगलिंग ना होती, होर्डिंग ना होती और आइंदा 2 साल की एवरेज में हमको सस्ती पड़नी थी। ये हमारे यहाँ पॉलिसी जो एग्रीकल्चर की बनाई जाती है ये हकीकी बुनियादों पे ये नहीं बना जाती, इसके लिए सोचने की ज़रूरत है। और दूसरा सवाल है कि अमेरिका हमसे अपनी मर्जी की लड़ाई क्यों लड़ा रहा है? जनाब हमारी हैसियत भी तो आप देखें ना, हर चीज़ के लिए, तालीम के लिए, वाटर सप्लाई के लिए और चीज़ों के लिए अमेरिका के पेट की तरफ आप देखते हैं। अगर इक्तसादी गुलामी जो है ये फिजिकल गुलामी से ज़्यादा बदतर होती है, तो जिसका खाना है उसी का गीत गाना है, उसी की ट्यून पे। बिल्कुल ठीक है गुल साहब, आपसे बात अभी दोबारा मैं करूंगा। और नाज़रीन, ये जो इश्यूज हैं ये इस कदर इंपॉर्टेंट है, मैं काजी साहब से पूछना चाहूंगा। काजी साहब, आपने मुझे पता है कि हारून साहब की बात का जवाब देना है, लेकिन उसके साथ एक मैं सवाल भी ऐड कर लूँ, वो ये है
कि जो क्वेश्चन उठता है वो ये है, जिस तरह नवाज साहब ने भी कहा कि हमसे एक खास अंदाज से लड़ाई लड़वाई जा रही है। अब ठीक है, हम कमज़ोर हैं, हम डिपेंडेबल भी हैं, डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जब पिछली गवर्नमेंट थी तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आता था कि जी आप अमेरिका की गोद में बैठ गए हैं, आप सही तरह वॉर ऑन टेरर नहीं लड़ रहे हैं। क्या चेंज आई है आपकी हुकूमत आने के बाद इस वॉर ऑन टेरर की पॉलिसी पे? मैं वो कन्फ्यूजन थोड़ा दूर कर लूँ पहले कि कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने इसलिए उन लोगों को लाया था कि ड्यूरल लाइन के मामले पर सरदार दाऊद के ज़माने में बहुत मुदाखलत यहाँ हो रही थी, बम धमाके हुए थे और हयात शेरपाव साहब हमारे जो है उनको शहीद कर दिया गया। तो उस वक़्त भुट्टो साहब ने नसीरुल्लाह बाबर साहब को फ़ौज से रिटायर करके लाए और वहाँ से हिकमत यार बरादरी रब्बानी को जब वो जवान थे यहाँ लाए और वहाँ पर जाके जब काबुल में कार्रवाइयाँ की तो सरदार दाऊद साहब आए और उन्होंने भुट्टो साहब से कहा कि हमें अब मिलना है और ड्यूरल लाइन का मसला मैं भूल जाता हूँ, इसको ख़त्म करना है। वो उस वक्त की ज़रूरत थी, वो कंटिन्यूशन इसके साथ नहीं आती। ये जो पूरी दुनिया के दहशतगर्द लाए गए यहाँ पर, उनको तरबियत दी गई, मिस्र से आए, हर जगह से आए पाकिस्तान में, ये नंबर 1 बात है। ये इसको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि वो कंटिन्यूशन थी, वो बात की लड़ाई है और वो अमेरिका की लड़ाई लड़ी गई। नंबर 2, ये जो जापान की लड़ाई, अब जापान की लड़ाई लड़, आप किसी के नहीं लड़, मैं ये बात करने लगा हूँ कि आप हमारे वज़ीर आज़म जा रहे हैं 23 और 24 को यहाँ पर पार्टी सरबराहों की मीटिंग होगी और अभी वहाँ पर फौजी ऑपरेशन नहीं है, ये उसका है फ्रंटियर जो फोर्स होती है वो वहाँ पर एक्शन दे रहे हैं, जैसे 12 में हुआ है और दूसरी जगह पे। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि अगर कोई गैर मुल्की वहाँ पर आए हुए हों तो हम अपने मुल्क पर किसी को हमला की दावत दे दें। पहले हमें वहाँ पर अपने लोग, वहाँ पर अगर हमारे मुल्क में आया कोई तो देखना होगा। नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी से मुख्तलिफ होनी चाहिए और होगी। नहीं चाहिए, नहीं है या नहीं है बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। मैं देखता हूं पिछली गवर्नमेंट की जो इसमें और आज की गवर्नमेंट की वॉर ऑन टेरर पॉलिसी में क्या फर्क है? यार किसाना साहब, ये गुफ्तगू का लेवल इतना कमज़ोर है, मेरा जी चाहता मैं यहाँ से उठ के चला जाऊँ। ये क्या कोई अखबार के लिए बयान जारी किया जा रहा है? एनालिसिस करना चाहिए थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। गज़नफर गुल साहब फरमाते हैं हमसे लड़ाई लड़वाई जा रही है, ये फरमाते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये उससे क्या मुख्तलिफ है? किस चीज़ में ये मुख्तलिफ है? उसी तरह आप अपने अफगान भाइयों को कत्ल कर रहे हैं, उसी तरह अपनी आबादी को कत्ल कर रहे हैं, उसी तरह बलूचिस्तान में असला आ रहा है। आप इंडिया के सामने खड़े होकर ये नहीं कहते कि ये क्या बदमाशी है या क्यों असला आ रहा है। एवरीबॉडी नोज इट कि इंडिया से असला आ रहा है बलूचिस्तान में। और ठीक है, बलूचिस्तान का हमारा इंटरनल प्रॉब्लम अलग है जिसको हल करने की बड़ी अच्छी कोशिश इब्तदा जरदारी साहब ने की और उसकी सारी कौम ने तायद की। पर क्या चीज मुख्तलिफ है? कोई खुददारी नहीं है, कोई इज्जत नफ्स नहीं है यार। कायदे आजम ने कहा था व्हाट इज कैरेक्टर, इट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं कहता हूं कि भुट्टो साहब के जमाने में कौमी खुददारी थी। वो कहते हैं जी भुट्टो साहब की जान छोड़ दें। भुट्टो साहब की हम क्या जान छोड़ दें? वो तारीख का हिस्सा है, उन्होंने अच्छे काम भी किए, गलत काम भी किए। उन्होंने एटमी प्रोग्राम बनाया, उन्होंने पाकिस्तान का मिलिट्री बिल्डअप किया, उसकी हमेशा तारीफ की जाएगी। और जो गलत काम किया उसकी मजम्मत की जाएगी, वो तारीख का हिस्सा है। ज़ियाउल हक की तो मां बहन एक की जाए और भुट्टो का नाम भी एहतराम के साथ लिया जाए। क्यों लिया जाए? इसलिए मैं लिया जाए इसमें ये क्या बात है? क्वेश्चन है या ये क्या बात है? अच्छा, ये बात नहीं, मैं क्वेश्चन को रिफ्रेश कर लूं, क्वेश्चन को रिफ्रेश करते हैं ताकि जो डिस्कशन का लेवल अभी नवाज़ साहब की तरफ भी मैंने जाना है। जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या वॉर एंड टेरर जो है जो हम लड़ रहे हैं हमारे इंटरेस्ट में है? क्या उसी तरह हम लड़ रहे हैं जिस तरह कि हमें अपनी जंग लड़नी चाहिए? बिल्कुल। देखे मैं कोई भी अब ये नहीं कहेगा कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं ये ऐसे होने चाहिए और दूसरे की जंग में आप अपने आप को क्यों तबाह करें। असल मसला तो ये है, देखना यह है कि क्या हमारे मुल्क के अंदर किस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। हम आंखें बंद करके ये कह दें हम कभी सदाम बन जाएं, कभी हम अपना मुल्ला उमर बन जाएं, ये नहीं हो सकता। लेकिन हमारा मुल्क एक बड़ा मुल्क है, हमें हमारे मुल्क के अंदर सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत कर रही हैं, हमारी फ़ौज बड़ी फ़ौज है। ये ऐसी बात नहीं है कि कोई किसी को ऐसे आके अचानक हम पर धमाका कर दे। जो भी ऐसे गलती करेगा वो तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत को हमारे मुल्क की जो स्ट्रेंथ्स हैं उनका बाकायदा एहसास है और है। बिल्कुल है। और ये मैं जब कहता हूँ कि ये लेवल गिरता नहीं है, कोई किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए
कि ये लेवल जो है तजिए का ये गिर गया है उनका, ये आज़ादी नहीं हो सकती कि कोई एक आदमी अपने पॉलिसी बनाता रहे। असल में बात जो है पाकिस्तान पर इस वक्त जो हालात आए हैं, देख रहे हैं कि अचानक आ गए या गलत पॉलिसी की वजह से। इसमें मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त आन पहुंचे नाजरीन, और ब्रेक पे जाते हैं और थोड़ा सा मैं इनको भी ठंडा करूं, आप भी जरा थोड़े से ठंडे हैं, और विल बी बैक इन फ्यू सेकंड्स इंशाल्लाह। सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो की, और हम बात ब्रेक से पहले कर रहे थे वॉर ऑन टेरर के हवाले से। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है काजी साहब, वो ये है कि जो आपकी कैबिनेट है उसमें भी मैं देख रहा था कि एक मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट आई, हमीदुल्लाह जान अफरीदी साहब की, मैं लेट मी नेम हिम। उन्होंने कहा जी कि जो फाटा में ऑपरेशन किया गया है ये मसले का हल नहीं है। तो कैबिनेट के अंदर ही से जो इस तरह की जब आवाज़ें आनी शुरू होती हैं तो लोगों को जो मैसेज जाता है ऑन ग्राउंड वो यह जाता है कि ये कोई वीकनेसेस सामने आ रही हैं, कोई मसले हो रहे हैं पीछे, तो जो आगे जो लोग लड़ रहे हैं उनको भी वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है। असल में क्योंकि ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, कोलिशन हुकूमत है तो इसमें अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी होते हैं, और ये काबीना के इजलास में इस बात पर उनको गौर करना चाहिए कि किसी मिनिस्टर को ऐसे ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। अगर काबीना में है तो मैं नहीं समझता कि काबीना में है और फेडरल मिनिस्टर मैंने पढ़ा था मैंने, और ये मैंने भी महसूस किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप क्या समझते हैं कि जो बाकी जगहों पे तमाम आपके इत्तेहादी हैं वो ऑन बोर्ड हैं इस ऑपरेशन पे? और बिल्कुल ये कोई कहे कि नहीं है, ये गलत बात है। सबको बाकायदा एतमाद में लिया गया है, और ये बिल्कुल वज़ीर आज़म ने वहाँ सूबा सराद में, जिसको हम पख्तूनख्वा कहते हैं, वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत की ख्वाहिश पर, इनकी अपील पर ये हो रहा है जो कुछ हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हारून साहब मैं आपसे ज़रा पूछना चाहूँगा कि जो हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि सदीकुल फारूक साहब ने फरमाया था कि दो इशूज़ यानी जजेस और प्रेसिडेंट, ये दोनों अगर हल हो जाएं तो मामला आगे बढ़ सकते हैं। अभी जो सिचुएशन है इसमें जाहिर है कि जरदारी साहब भी नहीं है यहाँ पे और नवाज शरीफ साहब भी नहीं है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि आइंदा चंद हफ्तों के अंदर अंदर ये मामला हल होते हुए नजर आते हैं आपको या नहीं आते हैं? अगर खुदा न खास्ता नहीं आते हैं तो फिर ये जो कोलिशन है इसमें तो फिर दरारें मजीद पड़ेंगी। देखिए, गुजारिश ये है कि हल तो करने ही होंगे, और उम्मीद भी है कि कुछ न कुछ जुलाई में हो जाएगा, ज्यादातर लोगों की ये तवक्को है। एक चीज होती है जिसमें आदमी फंस जाता है और कोई फैसला कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल गलत बात है कि सारे इत्तेहादियों के एतमाद में लिया जा रहा है। नवाज शरीफ ने चीख चीख के जाते हुए कहा कि कबायली इलाके के मामले में मुझे एतमाद में नहीं लिया गया। या तो ये कहें कि वो गलत बयानी कर रहे हैं तो उसकी कोई एविडेंस भी, हर चीज की दलील होनी चाहिए ना, दलील से बात मानी जाती है। और दूसरी बात आपने क्या कही प्रेसिडेंट के इशू पे? देखिए, वो प्रेसिडेंट के इशू पे अब इतनी बहस हो चुकी है। मैंने एक मिसाल दी थी एक दिन एक प्रोग्राम में कि मुख्तार हसन हमारे दोस्त थे, आप जानते होंगे, हम सवाद गए तो एक साहब ने हमें खाने पे बुला लिया और रात के 11 बज गया और खाना पक के नहीं आया। तो उसने कहा कि वो असल में देसी मुर्गी पक रही है। तो उन्होंने कहा भाई आमलेट पकाओ, वो खाना खाएं सोएं, इसके आप देसी मुर्गी के लिए रात 2 बजे तक जागते रहेंगे। ठीक है। बाद औकात गलत फैसला जो है वो डिले करने से बेहतर होता है। यानी जो भी फैसला करना, फैसला किसने करना है? जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ ने, ना अवाम ने करना, ना पार्लियामेंट में करना है। कभी इस मुल्क में काबीना की हुकूमत नहीं रही है, कभी, नेवर एवर, कायदे आजम के बाद। यहां तो चंद आदमी फैसला करते हैं। जिन्होंने फैसला करना है, फर्ज कीजिए जजों के मामले पे ये सारे फार्मूले जो पेश किए गए हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है, फर्ज कीजिए, तो ये बैठे एक नया फार्मूला बनाए, कोई रास्ता तो निकाले ना। वाबज़दा गजनफर गुल मेरा ख्याल है मुझसे इत्तफाक करेंगे कि अब इसको डिले नहीं किया जा सकता। ठीक है। जो फैसला करना करें ताकि स्टेबिलिटी आए। तरक्की, स्टेबिलिटी के साथ अमन आता है और उसके साथ तरक्की आती है। $500 बिलियन तो हर महीने मुल्क से जा रहे हैं, ये $1.5 बिलियन लेके आप क्या करेंगे? ठीक है, मैं गुल साहब से पूछूंगा जो आपने क्वेश्चन पूछा है। गुल साहब, आप जरा बताइएगा कि क्या आप हैरून साहब की इस बात से एग्री करते हैं, और दूसरा ये बताएं कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है इसमें आप कोई चैलेंजेस देख रहे हैं जो कोलिशन है उसके लिए, और अगर हैं तो उनको कैसे ओवरकम किया जाए? और जनाब, ये बड़ा एक नाइब साहब पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले तो हारून साहब को इस फोरम पे आके दूसरों पे वैल्यू जजमेंट नहीं
पे जी डिबेट का लेवल इतना छोटा कि मैं उठ के जा रहा हूँ, आपको आना ही नहीं चाहिए था अगर आपने उठ के जा रहे हैं, दूसरों को बर्दाश्त करें। दूसरी इन्होंने बात किया कि भुट्टो और ज़ियाउल हक, बहुत फर्क है। भुट्टो जमहूरियत के प्रोसेस से आया और ज़ियाउल हक ने कब्जा, और 11 साल उसने मुल्क के बुनियादी स्ट्रक्चर और सियासी कल्चर को तबाह कर दिया। अब जनाब हमारी हुकूमत को कोलिशन को आए हुए 4 माह हुए हैं, और जो 11 साल से यहाँ हो रहा है, और एक मैं आपसे अर्ज करूँ सादा साहब, आप तो अमेरिका में रह के आए हैं, हुकूमत रिपब्लिकन्स की हो या डेमोक्रेट्स की, जो बैन अवी कमिटमेंट्स होती हैं और जो मुआहदे होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, हुकूमतें बदलने से वो डिसकंटिन्यू नहीं होती है। हमें जो फंसा गए हुए हैं जनाब हजरत मुशर्रफ, और अभी वो जान नहीं छोड़ रहे, हमने उस कोर्स को बदलने के लिए हमें उसके लिए वक्त दरकार है। हम ये कोई शख्स कह दे कि आज फर्क नजर आ जाए, आज फर्क नजर नहीं आ सकता। अभी तो तमाम सेटअप इंतजामी भी, दूसरा भी वही है। ये 2-3 इशूज में फंस गए हैं, हम जो जजों का है, इसमें तो ये है कि जजों का चलता रहे और उसके साथ साथ दूसरा निज़ाम इजाद भी चलना चाहिए। ये नवाज शरीफ साहब ने एक वो मौक़िफ़ ले लिया है, उनका मौक़िफ़ की उनका हक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मुल्क जो है वो ऐसे नहीं चलती है कि पहले एक इशू खत्म हो जाए तो मुल्क को बाद में चलाएंगे। मुल्क को चलाना चाहिए, इशू साथ साथ रहें, हल हो जाएंगे। उसके अंदर भी कुव्वतें हैं। हमें तो आप ये देखे सादा साहब के 11 साल का स्ट्रेंगल होल्ड, और अभी तो हमारा फुट होल्ड भी नहीं है, एक पता ही नहीं कि जमीन पाँव के नीचे आके नहीं। आज भी हमें एक खास मकसद के तहत गैर मुतवाज़न एक करने की कोशिश की जा रही है। आप एक बात सोचें कि एक शख्स जो एक जज को हटाने के लिए इस मुल्क की तारीख में पहली मरतबा दूसरी मरतबा मार्शल लॉ लगा देता है, उसको नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद तो अज़म नहीं हो रहा। सारी जो कुव्वतें हैं इस्टेब्लिशमेंट की, और ये कहते हैं जी कि इंडिया में एजेंसियों का नाम नहीं लिया जाता। इंडिया में एजेंसियां बगावतें भी तो नहीं कराती है ना। इंडिया में एजेंसियां फौज को लेके नहीं आती है हुकूमत के लिए, उनके यहाँ सियासी इस्तराब और बुरान है, लेकिन उनके बुरानों से फायदा उठा के गैर जमहूरी मुदाखलत नहीं होती। उधर की एजेंसियां, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, उनका मुल्क इंटरेस्ट है। हमारे एजेंसियों ने जमहूरियत को चलने नहीं, और कहते हैं जी एजेंसियों का नाम ना ले। क्यों नाम ना ले? मुल्क को तबाह कर दिया। देखे कितना अरसा फौज की हुकूमत रही है और कितना अरसा सियासी रही है। अभी 11 साल को छोड़ दें, और आज जो 3 महीने में जी कि क्या हो गया, क़यामत आ गई है। 5 साल हमने चलना है, ये हमें ताने के लिए तो नहीं, हमसे जवाब क्यों लिया जा रहा है? हमें पहले 11 साल का हिसाब दें कि 11 साल में ज्वाइन तोड़ा 2 मरतबा, तो जो अमेरिका को ये क्या, अमेरिका को अड्डे दिया, अमेरिका की मुदाखलत है, अमेरिका हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है। बिल्कुल ठीक है गुल साहब, आपसे मैं मजीद बात करूंगा, लेकिन नाज़रीन एक जो टॉपिक हम पहले डिस्कस कर रहे थे वो था अफगान सरहद के ऊपर कुछ इज्तिमा हुआ है नेटो फोर्सेस का। इसी हवाले से हम जरा बात करते हैं, चलते हैं कराची और बात करते हैं कर्नल रिटायर्ड सफीर अहमद सिद्दीकी साहब से। कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम जी। सिद्दीकी साहब ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल इस वक्त फाटा में हम देख रहे हैं, एक तो वहाँ पे मिलिट्री एक्शन हो रहा है, दूसरा वहाँ पे साथ साथ हम अफगान साइड ऑफ द बॉर्डर पे देख रहे हैं कि नेटो ट्रूप्स जो हैं वो वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। ये सारी सिचुएशन जो है कहीं खुदा न खास्ता फ्लेयर अप ना हो जाए और कोई मसला ना हो जाए, आप किस तरह देख रहे हैं इसको?
नहीं जी, ये फ्लेयर अप नहीं होगा। नेटो की जो फौज है दे आर वेरी मैच्योर और दे विल नेवर अटैक पाकिस्तान इन ए कन्वेंशनल वे। ये सिर्फ पाकिस्तान पर एक प्रेशर बिल्डअप कराने की कोशिश की जा रही है ताकि पाकिस्तान जो है, जैसे अमेरिका हमेशा ये कहता रहा है कि पाकिस्तान शुड डू मोर। मैं ये पूछता हूँ कि पाकिस्तान अपने बस में क्या नहीं कर रहा है। पाकिस्तान अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूकार ला रहा है कि दहशतगर्दी का कला कमा किया जाए। पाकिस्तान दहशतगर्दी का खुद शिकार है और कभी भी पाकिस्तान की हुकूमत कभी भी दहशतगर्दी की पुष्पनाही नहीं करेगी। अगर अमेरिका को ये शक है कि हम यहाँ से दहशतगर्द तैयार करके अफगानिस्तान में भेज रहे हैं तो वो उनकी खाम ख्याली है। इसलिए कि हम दहशतगर्द की पुष्पनाही कभी नहीं कर सकते हैं। हम एक मैच्योर कौम है, हम एक बाइज्जत कौम है और हम उनके एलाइड हैं। कभी भी ऐसी हरकत। लेकिन कर्नल साहब एक चीज बताएं, कर्नल साहब एक चीज बताएं कि आप तो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं इस तरह का काम करते और हम भी जानते हैं कि नहीं करते, लेकिन क्या हमारे जो इत्तेहादी दोस्त हैं वो इस बात को मानते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। और साथ साथ ये भी कि आज ही की जो खबर है वो ये है कि जो पेंटागन की न्यूज एजेंसी है उसने कहा है कि सिचुएशन इन पाकिस्तान इज डिसफंक्शनल। जी हाँ, वो मेरी नजरों से भी गुजरा है। मैंने उसका बहुत तज्जिया किया है। वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को कमजोर करने की ये अमेरिका की कोशिश है और इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें इत्तेहाद पैदा होना चाहिए, हमें यकजहती पैदा होनी चाहिए। और हमारी फौज एक छोटी मोटी फौज नहीं है कि वहां अगर नेटो की कुछ फौज जमा हो गई है और वो हमारे मुल्क के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो हम चूड़ियां पहनकर वहां बैठे रहेंगे। और मैं तो कहता हूं कि अभी जैसी गैर यकीनी सूरत हाल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को टीवी में आना चाहिए। हमारी कौम का जो एक मोराल है उसको हाई करना चाहिए। ये खामोशी अच्छी नहीं है। और पिछले दिनों हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी अमेरिकन एहलकारों से कहा था कि ये जो आप अटैक करके मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं ये सही नहीं है। और मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के इस बयान को बहुत अच्छी कदर की निगाह से देखता हूं कि हिम्मत और जुर्रत की जरूरत है। वी आर ए वेरी पोटेंट फोर्स, आवर आर्मी इज वेरी स्ट्रांग, आवर पीपल आर वेरी स्ट्रांग। तो हम ये थोड़ी सी ये गिदड़ भक्तियों से डरने की क्यों हमें जरूरत पेश आ रही है? अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। आपका बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। मैं आपको बिल्कुल वसूख के साथ मैं कहता हूं कि पाकिस्तान एक वाइब्रेंट कौम है। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। कर्नल रिटायर्ड सफीर अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो एक अपबीट किस्म का एनालिसिस दे रहे थे। कैसे कमिंग बैक टू आवर ओन टॉपिक, जो हमारा पिछला टॉपिक चल रहा है, मुझे चैलेंजेस बताएं कि इस वक्त जो कोलिशन है, डू यू सी एनी चैलेंजेस अहेड ऑफ अस? चैलेंज इस वक्त महंगाई है, आटा जो है ये, और बेरोजगारी। तो मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि मैं सवेरे 10 बजे शुरू करता हूँ लोगों से मिलना और फिर मैं जरदारी हाउस में बैठता हूँ। शाम को मैं लियाकत बाग के एक आम से होटल में बैठता हूँ। कभी किसी आदमी ने मुझे आकर ये नहीं कहा कि जज बहाल क्यों नहीं कराते हो। कभी किसी ने नहीं ये कहा कि जनाब हमें ये फलां जगह क्यों हो गए। वो रोते हैं कि महंगाई है, वो कहते हैं बेरोजगारी है। मेरा बेटा इतना से 12 साल हो गए नौकरी जो, कोई कहता जी डेली वेजेस पर है, कोई कहता है कॉन्ट्रैक्ट पर। लोगों के मसाइल इस कदर है कि पहले हमारी तरजीह जो होनी चाहिए, और अभी मेरे ख्याल में 19 तारीख को या कोई करेंगे वज़ीर आज़म, कि महंगाई का कंट्रोल जो है, और ये सूबाई हुकूमत का भी फ़र्ज बनता है। एक महंगाई है और कुछ मसनूई तौर पर जो हो जाती है, इसको कंट्रोल करना तो इंतज़ामिया का काम होता है, डीसी का काम होता है। लेकिन क्या यही इसी पे फिर ये क्वेश्चन नहीं उठता कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, खास तौर पे जिस तरह आप कह रहे हैं कि महंगाई में लोगों का होर्डिंग करना, जखीरा अंदोजी, उसके लिए फिर एक इफेक्टिव और वाइब्रेंट जुडिशरी की जरूरत है? नहीं, पहला जुडिशरी तो है पाकिस्तान में। जुडिशरी ने पहले कब की है? देखें, ये जब इशू आ जाता है ना कोई, तो लोग क्या शुरू करते हैं कि जुडिशरी, माजी में भी जुडिशरी रही है। तो क्या आप उसी तरह की जुडिशरी? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये जुडिशरी ऐसी चाहते हैं कि आइंदा कोई अगर ताले आजमा डिक्टेटर आइन की दफ़ा 6 की खिलाफ वर्जी करता है तो कोई जज साहब आकर उसको सर्टिफिकेट ना दे दे कि तुमने ठीक किया है। बस इतनी सी बात है। तो फिर जिसने किया उसको इनकरेज करें, उसको डिस्करेज तो करें। नहीं किया, क्या जाती मसले पे किया है ना वो। मैं इसके बावजूद भी जाती मसले पे किया है। BA की डिग्री आई, उन्होंने कहा ठीक,
रेफरेंडम हुआ तो उन्होंने कहा ठीक, नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया तो उन्होंने कहा ठीक, 17वीं तरमीम आई तो उन्होंने कहा ठीक, लेकिन जब अपने पाँव पड़ा तो कहा नहीं ठीक। हारून साहब, हमारा बिगेस्ट चैलेंज इस वक्त क्या है? हमारा बिगेस्ट चैलेंज ये है जी कि कौम में एक एजेंडे पर इत्तफाक राय पैदा किया जाए, और वो इस तरह, वो मुशावरत से होगा, गुफ्तगू से होगा, जैसे तारीख में हमेशा हुआ है। देखिए, एक मुल्क को क्या चाहिए? एक वाइब्रेंट इंतजामिया चाहिए जिसमें कोहिजन हो, यानी जो एजेंडा तय कर लिया जाए उस पर अमल किया जाए। जैसे बोर्बन डिक्लेरेशन हुआ, फिर उस पर अमल नहीं हुआ, उनके अंदर कम्युनिकेशन गैप है, एतमाद का फुकदान है। मुल्क को सबसे पहले अमन चाहिए होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टियां चाहिए होती हैं ताकि पॉलिसियों का तसलसल रहे और हर 5 साल के बाद, 2 साल के बाद पॉलिसियां बदल ना जाए। वो 2 पार्टियां हमारे पास हैं, 2 बड़ी पार्टियां हैं, वो अगर एजेंडे पर इत्तफाक राय कायम कर ले और उनमें बाहमी एतमाद हो, उससे अमन आएगा। अमन से सियासी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम से जो मैंने आपसे कहा $500 मिलियन, तो शायद इससे भी ज्यादा पैसे जा रहे हैं। ये जॉब्स जो बंद हो रही हैं, बिजली महंगी, ये बिजली का अच्छा फैसला किया आज काबीना ने कि तेजी से काम करेंगे। जो चीज़ अच्छी कर रहे हैं वो भी उसकी सताइश भी करनी चाहिए। एक चीज़ की मैं वजाहत करना चाहता हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि एजेंसियों की मजम्मत न करें। मैंने कहा एजेंसियां खुद भी कसूरवार हैं, फौज खुद भी कसूरवार है, तो सारी कौम इस पर मुत्तफिक है। मगर इस मसले का कोई हल तलाश करना चाहिए ना जी। मुल्क को एक अच्छी अदलिया चाहिए, अच्छी इंतजामिया चाहिए, अच्छा प्रेस चाहिए, ताकि मुल्क में मुस्तकिल सियासी इस्तेहकाम है। एक है आर्जी इस्तेहकाम, वो उसने पैदा कर दिया, अयूब खान के मार्शल के ज़िया-उल-हक के मार्शल ने पैदा कर दिया, जनरल मुशर्रफ के मार्शल ने पैदा कर दिया। मगर हर मार्शल के इख्तिताम पे क्या होता है? हर चीज टूट फूट जाती है, एक हाउस ऑफ कार्ड्स होता है। आप जानते हैं, आप अमेरिका में रहे हैं, कि मुस्तकिल सियासी इस्तेहकाम अदारों से वजूद में आता है, और अदारे जो हैं वो किसी मुल्क की सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस के मुताबिक होनी चाहिए, उसकी तारीखी और तमद्दनी रवायात। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इदारों की, और चूंकि हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है, काजी साहब ये बताएं कि क्या आपकी गवर्नमेंट, अभी हम ये नहीं कहते हैं कि 3 महीनों में आप ऊपर से तारे तोड़ के ले आए, लेकिन क्या एक फिक्रा मैं कहना चाहता हूं, देखिए जो इनको मुश्किलात विरसे में मिली हैं, कौम उसे अप्रिशिएट करती है कि उसमें इनका कसूर नहीं है। मैं वही पूछना चाह रहा हूं, लेकिन फैसले तो करें ना। प्रायोरिटीज में क्या ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है कि हम हर इदारे को सॉवरन कर देंगे, हर इदारा जो है वो अकाउंटेबल होगा? मैं आपको बताऊं कि हमारे चेयरमैन ने जब अदालत में होते थे उस वक्त कहा था कि हम अगर बरसर इक़्तिदार आए तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आज़ाद करें और लाइव प्रोग्राम होना चाहिए हर कोई। इसी तरह दूसरे इदारे, पार्लियामेंट को बालादस्ती होनी चाहिए, अदलिया को होनी चाहिए, और इसके लिए पूरी कोशिश है और करेंगे। ये मेरी आपके साथ ये आपकी कमिटमेंट है, ये पूरी कौम सुन रही है। बिल्कुल, मैं CC का मेंबर हूँ, और मेरे इस आखिरी जो हमारा इजलास हुआ उसमें भी यही बात हुई थी कि हम इन सारे अदारों को ये सॉवरेन करेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ऐसा हो सके। और काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, हारून रशीद साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मैं माजरत चाहूँगा नवाज़ुल्लाह गुज़नफर गुल साहब से, ज़्यादा टाइम उनको नहीं दे सके, लेकिन नवाज़ साहब जो आपने पॉइंट्स उठाए उनको अच्छे तरीके से सुना गया है और पूरी कौम ने सुना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मसरूफ़ थे, इसके बावजूद आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है मेरा मौला कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इसरा किसाना को परसों तक के लिए इजाज़त दीजिए। जुम्मतुल मुबारक के रोज़ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।